नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, बिहार की राजधानी पटना में देश के सारे विपक्षी दलों का लगभग एक साथ 2024 के लिए क्या होगी प्लानिंग, इस पर रणनीति के लेकर बैठक हो रही है। तमाम सवर्ण पत्रकार, सवर्ण मीडिया कह रही है कि इसका कोई असर नहीं है, इसको डिरेल करने की कोशिश है। मांझी जी की खबर ज्यादा है, जयंत चौधरी नहीं आई है, ये भी खबर ज्यादा है। तो सोचिए, इस देश में, इस देश के किसानों को, SC ST OBC को सोचना होगा कि वो इस देश के मजदूर किसान नेताओं की बैठक के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, इसमें वैश्य समुदाय के भी अरविंद केजरीवाल हैं, मराठा भी हैं शरद पवार, मुस्लिम कम्युनिटी से भी हैं, OBC से भी हैं अखिलेश यादव और तो खड़गे हैं जिनके प्रधानमंत्री बनने के ज्यादा चांसेस है कांग्रेस से, जो खुद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं। लालू यादव हैं, ब्राह्मण समाज की भी ममता बनर्जी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद टीवी अखबार को ये रास नहीं आ रहा है। खैर, ये तस्वीरें देखिए, मेरे दूसरी तरफ पटना को सजा दिया गया है और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टीवी अखबार क्या कह रहा है। ये बात तो है कि बेचैनी तो है। लेकिन अशोक भारती ने जो एक ट्वीट किया है वो देखिए। मायावती जी के गुस्से की खबर दिखाई जा रही है, जबकि मायावती जी ने क्या कहा है? मायावती जी ने कहा है कि यूपी में 80 सीटें हैं, यहां सबसे ज्यादा विपक्षी दलों को फोकस करना पड़ेगा अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी अपराध की बात है? इसका तो मतलब है कि यह अच्छा बात है कि वो चाहती है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो। लेकिन सोचिए, यूपी में केवल 80 सीटें हैं, 40 सीट बिहार में है जहां तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं जहां ममता बड़ी ताकत है, अगर वहां कांग्रेस ममता लेफ्ट मिलकर लड़ता है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, कर्नाटक में 28 है जहां भी कांग्रेस जीती है। मध्य प्रदेश में सोचिए, ये सबसे कमजोर कड़ी है। मध्य प्रदेश में सरकार होती हुई भी बीजेपी सारी सीटें हार गई थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, ये भी सीटें सारी हार गई थी। तो 29 और 25, 55 सीटें तो यही होता है। अगर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान घट जाए तो 300 का आंकड़ा है, 250 पर बीजेपी ऐसी आ गई। झारखंड 14 है, कांग्रेस और JMM का गठबंधन है, 10 घटा दीजिए तो वो कितना बजाते? 240। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें जो उनके पाले में नहीं है। और सोचिए, 48 सीटें हैं जो महाराष्ट्र में हैं, उसमें से आधा से ज्यादा घटा दीजिए, आधा घटा दीजिए। 40 सीटों में 39 सीटें बिहार में। तो साफ साफ आंकड़ा है, अगर बिहार यूपी जीत भी लेती है बीजेपी, मान लीजिए जैसा कि हो नहीं सकता है, 40, 42 पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र 28, 39, 28, 29 राजस्थान। दरअसल बीजेपी के पाने के लिए बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। पाने के लिए बीजेपी के पास सिर्फ बंगाल है जिसकी अब संभावना कम है। उसके बाद उड़ीसा है, उसकी भी संभावना कम है। क्या वो नवीन पटनायक अपने सीटें हार जाएंगे? वहां भी कांग्रेस फाइट देगी। तो सोचिए कि ये गठबंधन से इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो ताज्जुब हूं। कल मैं जब दिल्ली से चला और मैं सोचता था कि इस बार ट्रेन से जाऊं और अनुभव लूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक भी सवर्ण समाज के लोग इस बैठक के पक्ष में नहीं थे, जैसे वो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। लेकिन सोचिए, नीतीश कुमार ने सारा खेल बदल दिया है। लालू यादव जब से सक्रिय हुए, कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी प्लानिंग है। लालू यादव एक ऐसे नेता है जो चाहे जब चाहे जिसको चाहे फोन लगा सकते हैं। तो तमाम टीवी अखबार सोचिए, चुनाव से पहले अभी से ही विपक्षी दलों की खबर नहीं कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार की वजह से एक हो रहे हैं, इनकम टैक्स ED की वजह से एक हो रहे हैं। इस तरह की बातें, परसेप्शन डाली जा रही है। दिल्ली तो मैंने 7 गिना ही नहीं, पंजाब मैंने गिना ही नहीं। पंजाब में भले बीजेपी के लिए, पंजाब से भी बीजेपी जीती थी। दिल्ली में 7 सीटें हैं। तो सोचिए कि बीजेपी के पास कितना नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान होगा, आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस, जयंत चौधरी और मायावती और अखिलेश एक साथ यूपी में लड़ते हैं तो बीजेपी का क्या होगा? तो कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल बात है। एक और खबर जो उड़ते उड़ते आई है कि हो सकता है कर्नाटक की तरह बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हार जाए, ताकि कर्नाटक में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में और वो गठबंधन लोकसभा में न करे। मैं सवाल ये है कि इन तमाम जगहों पर बीजेपी के पास ये तो है कि 40% वोट है, लेकिन 60% वोट उसके खिलाफ है। जब बिना गठबंधन के बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है। ट्रायंगुलर मुकाबले में बीजेपी अजय है।
अगर 3 त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो, लेकिन आमने सामने के मुकाबला में बीजेपी कमजोर पड़ती है। और पटना का जो ये ऐतिहासिक बैठक है, सोचिए, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि एक भी टीवी अखबार और सारे के सारे सवर्ण पत्रकार इस गठबंधन के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी, इस देश की बहुसंख्यक आबादी, 85-90% आबादी, इसमें मराठा, गुर्जर, जाट, पटेल सब शामिल हैं। इस देश की मीडिया उसके खिलाफ है, उनके पॉलिटिकल हितों के खिलाफ है, उनके आरक्षण के खिलाफ है, उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो सोचिए कि क्या मैसेज जाएगा। सोचिए, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लिया है नीतीश कुमार ने। ये वही कर सकते थे, मैं फिर कह रहा हूं, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, मायावती और लालू यादव, ये वो पीढ़ी के नेता बचे हुए हैं जिन्होंने जमीनी संघर्ष भी देखा है और सत्ता का शिखर भी देखा है। रामविलास पासवान अब नहीं रहे हैं, लेकिन शरद पवार हैं, वो तर्कस उन्होंने साफ साबित कर दिया था विधानसभा में। अगर शरद पवार को टूटना होता तो वो बहुत पहले विधानसभा में टूट गए होते, लेकिन वो टूटने वाले नहीं हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से हुई है, लेकिन सब कुछ कांग्रेस के पाले में। कांग्रेस तमाम रीजनल फोर्सेस से अगर गठबंधन नहीं करती है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसमें खड़गे के लिए बहुत मैसेज छिपा है। ये बात तो तय है कि अगला प्रधानमंत्री इस देश में कोई शेड्यूल कास्ट या कोई ओबीसी ही होगा या कोई एससी समाज का ही प्रधानमंत्री होगा। तो बहुसंख्यक आबादी को ही कोई प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी है। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन तमाम लोकसभा सीटों में जहां से लगभग 300 का आंकड़ा पार होता है, अपनी लोकसभा की सीटें बनाए रखनी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर ट्रायंगुलर मुकाबला होता है तो। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार बेअसर हो जाएगा। क्योंकि इस देश में जो सामाजिक गठबंधन है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, उसकी लगभग समझ है 10 साल से ज्यादा, 10 साल हो जाएगा बीजेपी को। महंगाई बड़ा मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी बड़ा मुद्दा है, नौकरी बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से सांप्रदायिकता हुई है वो बड़ा मुद्दा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कॉम्बिनेशन है, जितने नेता आज आ गए हैं वो भी एक अपने आप में बड़ा कॉम्बिनेशन है। और मैं फिर कह रहा हूं, नवीन पटनायक हो या जगन मोहन रेड्डी हो या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, ये सारे के सारे लोग बीजेपी के साथ जाने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनके हाथ से क्रिश्चियंस, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, ये सारे वोट खिसकते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में अगर बीएसपी, सपा, कांग्रेस और जयंत चौधरी का गठबंधन होता है तो ये अजय बढ़त होगी, अजय बढ़त होगी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ओवैसी इस गठबंधन में क्यों नहीं, अगर आप मायावती से सवाल पूछ रहे हैं तो। और पब्लिक परसेप्शन तेजी से बदला है, लोगों को लग रहा है, एक बात साफ है, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इस बात को जरूर तूल दे रहे हैं, सरकारी मीडिया जरूर तूल दे रही है, मनुवादी मीडिया जरूर तूल दे रही है, लेकिन पब्लिक का परसेप्शन बिल्कुल अलग है इसको लेकर। और ये ऐतिहासिक बैठक है और इस बैठक के पीछे नीतीश कुमार, लालू यादव और आपको बता दें खड़गे, इनकी बड़ी प्लानिंग है और इन लोगों की आपसी एक अंदर की समझौता है। पटना को पाट दिया गया पोस्टरों से। इंदिरा गांधी के खिलाफ इसी तरह का मोर्चा बना था। सोचिए, 412 सीट जीतने वाले राजीव गांधी को मानेवर साहब ने साइकिल से पैदल कर दिया था, उनको हरवा दिया था चुनाव, और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे 2000। हाँ, लेकिन हालात इस तरह से बदले हैं। कांग्रेस के प्रति धर्म को लेकर और इतनी रिजिड नहीं थी, जनरल कैटेगरी के वोट इतना रिजिड नहीं था जितना बीजेपी के लिए है। लेकिन उसके बाद भी एक बात तो तय है कि जो SC, ST, OBC और किसान जातियों का गठबंधन है वो इस गठबंधन के पक्ष में। लेकिन इस गठबंधन के खिलाफ जिस तरह से मीडिया का दुष्प्रचार है, जिस तरह से सवर्ण पत्रकार इसके खिलाफ हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है। देखना पड़ेगा कि ये लोग कैसे उससे निपटते हैं। लेकिन लगभग सोशल मीडिया पर देखेंगे तो SC, ST, OBC के जो लोग हैं वो इस गठबंधन के पक्ष में है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। और मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए अगली सरकार है। इसलिए विपक्ष जो है, जो भी पार्टियां हैं, वो सब चाहती हैं कि वो मिल के लड़े। क्योंकि सब ने अपना अपना जनाधार खोया है, अपनी लोकसभा सीटें खोई है। इसलिए बीजेपी की मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसका कुछ नुकसान होता दिख रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे JDU हो, चाहे RJD हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सबको पता है कि अगर हम गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, ट्रायंगुलर मुकाबला होगा,
तो बीजेपी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए तमाम जो नेता मिल रहे हैं लगभग तय कर चुके हैं कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों से सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है मीडिया इस गठबंधन के पक्ष में क्यों नहीं है, या इसकी निगेटिव कैंपेन क्यों चला रही है? उसका पक्ष विपक्ष अलग बात है, मीडिया इसको निगेटिव कैंपेन क्यों चला रही है? इसकी वजह जाती है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या इस देश की मीडिया बीजेपी के साथ है? वो रिपोर्टिंग नहीं, वो हवा बनाती है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा गठबंधन है जिसमें 3 नेता नहीं हैं जो क्लियर है, चाहे वो आंध्र प्रदेश से हों जगन मोहन रेड्डी, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, और नवीन पटनायक। 3 भले ना हो, लेकिन वो तीनों ये नहीं कह सकते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे पहले, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए। तो बड़ा गठबंधन है, इस पर दिन भर नेशनल दस्तक से जुड़े रहिए, हम आपको और भी रिपोर्टिंग दिखाएंगे। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।